वक्त है अभी का बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के राउल्स एवेन्यू कोर्ट से। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है और ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली की कोर्ट ने कहा है कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है। राहुल, सोनिया समेत 7 आरोपियों पर 2000 करोड़ की संपत्ति गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगा है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस खबर पर जुड़ गए हैं। अतुल, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट क्या कह रही है, क्या कारण है वो ये संज्ञान नहीं लेना चाहती? देखिए मीनाक्षी, सबसे अहम बात जो कोर्ट ने बोला कि क्योंकि ये कंप्लेंट जो है प्राइवेट शख्स की थी, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी की थी, जिसके ऊपर ईडी ने अपनी जांच की थी और इसी मामले के अंदर जो कंप्लेंट थी उसी में ईसीआईआर दर्ज की थी। हमने ये देखा है कि जब भी ईडी किसी मामले की जांच करती है तो किसी स्टेट में कोई एफआईआर होती है और उसको आधार बनाकर ईडी इस पूरे मामले के अंदर अपनी ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज करती है। तो कोर्ट ने यह कहा कि ईडी अपनी जांच जारी कर सकती है। हमने देखा कि 2025 में यानी कि इसी साल दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने जो है नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन आज कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेने से मना किया। डॉक्टर नरेश कुमार है हमारे साथ, जो कि कांग्रेस पार्टी का वकील है, उनसे बात करते हैं। सर, कोर्ट ने क्या कहा आज अपने ऑर्डर में? नहीं, कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि एक प्राइवेट आदमी किसी की इज्जत उछाल रहा है और वो भी कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी के जिसने देश को आजाद कराया, उनके नेताओं के ऊपर लांछन लगा रहा है। तो आज कोर्ट ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट आदमी के ऊपर किस तरीके से हम फैसला दे सकते हैं और उस कंप्लेंट को निरस्त कर दिया। ये मैं कहना चाहता हूं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच जारी रख सकती है ईडी, क्योंकि ईओडब्ल्यू ने भी इसी साल एफआईआर दर्ज की है। देखिए, ईडी तो कुछ भी कर सकती है। आज के दिन जो माहौल बना हुआ है उसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा। आज तो मैं इस बात के ऊपर जाऊंगा कि आज कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है और एक बात देश के लोगों को कहा है कि अभी देश के अंदर न्याय जिंदा है और कोई भी प्राइवेट आदमी किस तरीके से एक परेशान कर सकता है एक उस पार्टी के नेताओं को जिस पार्टी ने अपनी शहादतें दी है इस देश की आजादी कायम रखने की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर नरेश कुमार है जो कि बता रहे कि ईडी ने इस पूरे मामले में जो कॉन्ग्रेस था वो नहीं लिया, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यही। अच्छा, चलते चलते बस इतना बता दीजिए, चलते चलते इतना बता दीजिए अतुल, की क्या केस पर कोई असर पड़ेगा इसका आगे चलकर आज के फैसले के बाद? देखिए, ईओडब्ल्यू ने इसी साल इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की है। जांच जारी रखने के लिए कहा है कोर्ट ने ईडी को, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो किसी भी जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर वो कोई भी टिप्पणी नहीं करेगी। लेकिन जो पूरा मामला अटका, जो कॉग्निजेंस कोर्ट ने नहीं लिया, वो इसलिए लिया कि एक प्राइवेट शख्स यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के ऊपर ईसीआई ने ईसीआईआर दर्ज की गई। लेकिन इस पे जांच चलती रहेगी जैसा आप बता रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर जी, बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी बड़ी खबर, मनरेगा कानून जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि मनरेगा की जगह मोदी सरकार नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आ रही है, जिसका नाम वीबीजी रामजी बिल रखा गया है। और लोकसभा में आज इस बिल को पेश किया जाएगा और इससे पहले बिल पर लोकसभा में हंगामा भी हुआ है, क्योंकि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का तो कहना है कि सरकार नया कानून बनाने की जगह सिर्फ पुराने कानून का नाम बदल रही है। प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या ये आफ्टर क्वेश्चन में जब इंट्रोड्यूस हो जब विरोध कर लेना, ठीक है? इंट्रोड्यूस के समय विरोध कर लेना, इंट्रोड्यूस के समय विरोध करना ना आप। क्वेश्चन नंबर 221। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकसित भारत गारंटी, ये जो वीजी राम जी ये जो जयराम जी की करने की कोशिश है इस वक्त केंद्र सरकार की, ये कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी, ये बहुत स्वाभाविक था कि क्योंकि पिछले स्कीम की अगर बात कर लें तो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम उसका नाम था, और उस कंडीशन में अब जो नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, और उस लिहाज से उसको शॉर्ट फॉर्म करें तो जी राम जी वो शॉर्ट फॉर्म में जो हुआ। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम में बदलाव है, बल्कि दूसरी चीज़ को देखें तो अब इसमें पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप देखें इस मिशन को तो उसमें बदलाव किया गया। पहली बात ये कि अब केंद्र और राज्य सरकार की जो भागीदारी होगी वो 60 और 40% के आधार पे होगी। और पहले मनरेगा की स्कीम के हिसाब से बात कर लें तो मजदूरी के मामले में केंद्र सरकार 100% देता था,
मशीन या स्किल्ड लेबर के मामले में 75 और 25% का रेशियो था। 75 केंद्र सरकार और राज्य सरकार 25। जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च आता था वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार वहन करती थी। अब लेकिन राज्य सरकार 40% राज्य सरकार को देना होगा। जो हिमालयी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें 90 और 10 का रेशियो ही रहेगा। लेकिन दूसरी चीज़ कि आखिर केंद्र सरकार ये क्यों कर रही है? केंद्र सरकार के करने के पीछे मकसद ये है मीनाक्षी कि 2005 में जब ये योजना बनी थी तो उस समय जो ग्रामीण भारत की तस्वीर थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से ये योजना थी। आज जो ग्रामीण भारत की स्थिति है वो बदली हुई है। अब ये नॉर्मेटिव किया जाएगा, ये डिमांड बेस्ड नहीं होगा। दूसरी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो। 23 राज्यों में जो सर्वे कराया गया था उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी, बहुत ज़्यादा लूपहोल्स पाए गए थे और उस कंडीशन में ये तय किया गया कि आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है इस पूरे स्कीम की स्ट्रक्चर में। और उसी काम को करके आज सरकार बिल आप को बता रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रही कि है। इस बिल में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, काफी आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा, जिसका जिक्र अभी देवेंद्र ने भी किया, कि इसमें जो भागीदारी है वो भी बदल रही है। अब इसमें राज्य 40% और जो केंद्र है 60% का योगदान करेगा, जो इसमें रकम लगती है, जो उसमें बजट लगता है। और इस बीच प्रियंका गांधी ने भी एक बड़ा बयान दिया, आपको बता देते हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो आपको बताएं। प्रियंका ने कहा है कि नाम बदलने की जरूरत क्या है, नाम बदलने में खर्चा बहुत होता है, बहुत खर्चा होगा इसका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, और जैसे ही सदन की आज की कार्रवाई भी शुरू हुई, आपने देखा लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई। इसमें लोकसभा स्पीकर ने भी कहा, ओम बिरला ने कहा कि जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तब आप एक बार फिर से इसके ऊपर अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन आवर का समय है। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने की जरूरत क्या है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मनरेगा का नाम बदला जा रहा है। जी राम जी नाम रखा जा रहा है, नया नाम रखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर काफी आमूल-चूल परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। कई सारे नियम बदले जाएंगे। 125 दिन का अब इसमें रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पहले 100 दिन का मिलता था, लेकिन जो नाम बदला गया है उस पर प्रियंका गांधी ने इसका विरोध तो किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आखिरकार नाम बदलने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब नाम बदला जाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। अब प्रियंका गांधी का तो यह मानना है कि गांधी नाम से शायद सत्ता पक्ष के लोगों को कोई दिक्कत है, जिस वजह से लगातार नाम बदले जा रहे हैं। और मनरेगा का नाम बदलने को लेकर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। नाम बदलने वाला सनक है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज़ का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीज़ें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। तो दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहाँ जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। और आपने अब क्या किया है कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि कहाँ पे कौन सा मनरेगा का काम होगा। इस विधेयक ने ये कहा है कि केंद्र तय करेगा कि कहाँ पे और कब पैसे देने हैं। तो जो ग्राम पंचायत का अधिकार था कि वो तय करे कि कहाँ पे हमें पैसे चाहिए, किधर हमें काम कराना है, वो भी छीना जा रहा है। तो हर तरह से ये विधेयक हमें गलत लगता है। और इसको वापस, जब ये बार बार मेरे पिताजी की बात बोलते हैं ना कि पैसे, जितने पैसे हम भेजते हैं उतने पहुंचते नहीं हैं, तो जो पंचायती राज का बिल था वो इसीलिए था ताकि पैसे, जो सरकार के पैसे हैं वो डायरेक्ट ग्राम तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, और गांव में पंचायत में तय किया जाए कि किस तरह से खर्चे जाएंगे। तो अगर आप उसका विपरीत कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसे है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। और जिम्मेदारी लीजिए, आप नया विधेयक लाए हैं, उसमें आप तो जिम्मेदारी से तो आप हाथ धो रहे हैं कि जितने भी मनरेगा के पैसे जो केंद्र से आते थे, 90% केंद्र से आते थे, और इनके विधेयक में ज़्यादातर प्रदेशों में अब 40% केंद्र से आएंगे। तो ना आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप जनता का अधिकार कम करना चाहते हैं, और जितनी सत्ता है केंद्रित करना चाहते हैं। हमेशा हर चीज़ में इनका यही विचार है कि किस तरह से हम सत्ता को केंद्रित करें। अभी बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है।
लो विजिबिलिटी के कारण 7 बसेस और 3 कार आपस में टकरा गई। इसके बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करीब 150 लोगों को चोटें आई हैं। यह हादसा एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 के पास हुआ। सुबह करीब 4:30 बजे कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर लगते ही गाड़ियों में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते गाड़ियां जलकर खाक हो गई। और ये तस्वीरें देख रहे हैं जिस वक्त ये कूलिंग का काम किया जा रहा था, एक के बाद एक 7 बस आग की चपेट में आई हैं। 3 कारें भी आग में जल गई। चश्मदीदों के मुताबिक एक बस ट्रक से टकराई थी, उसके पीछे आ रही एक कार ने भी बस को पीछे से टक्कर मार दी और उसके बाद एक गाड़ियां आपस में टकराती चली गईं। इस बीच गाड़ियों से उठी चिंगारी की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल रेस्क्यू का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। गाड़ियों को हाईवे से हटाने का काम चल रहा है ताकि एक बार फिर से वहां पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। आगरा एक्सप्रेस वे पे घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये घटना सुबह 4 बजे के करीब है, जिसमें 8 बस पूरी तरह से जल चुकी है। आपको ये नजर आ रहा है, स्लीपर बस थी जो दिल्ली की तरफ जा रही थी और मथुरा के करीब में बलदेव थाना क्षेत्र पड़ता है ये। और सुबह 4:30 बजे के करीब में घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक गाड़ियां टकराई, बसों में आग लग गई और 8 बस यहाँ पे जल गई है, जिसमें से 7 प्राइवेट बस है, स्लीपर बस है और 1 यूपी रोडवेज की बस है। इसके साथ साथ 4 छोटी गाड़ियाँ भी टकराई है, 3 गाड़ी वो भी जली है। अब प्रशासन की कोशिश ये है कि किसी तरह से इस हाईवे को क्लियर किया जाए। अभी भी आपको लाइन से नजर आएगा कि चारों तरफ सिर्फ जली हुई बस पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स मंगाई गई हैं और कोशिश की जा रही है कि इन जली हुई बसों को यहाँ से साइड किया जाए। ये बताया जा रहा है आधिकारिक तौर पे कि इस घटना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 100 से 150 लोग जो थे उनको चोटें आई हैं, लेकिन एडमिट सिर्फ 25 लोग हैं, वो सभी खतरे से बाहर हैं। आप देखिए कि इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त था इसमें कि बस का पीछे का हिस्सा, जो भी बस अगर आप देखें तो उसके पीछे के हिस्से को अगर आप देखें तो कितनी बुरी तरह से उसको हिट किया गया है, कितना अंदर तक वो आपको दिखेगा कि वो सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। जैसे ये सामने बस है, आप ये देखिए कि पीछे का हिस्सा तकरीबन 4 से 5 फुट तक नीचे अंदर चला गया है और यही हाल सभी बसों का है। 8 बस तो जल चुकी है, इसके अलावा 2-3 बसें ऐसी हैं जिसमें आग नहीं लगी। गनीमत ये रही कि उन बसों में आग नहीं लगी है, अभी भी वो बसें सड़क के किनारे खड़ी हैं। यानी ये हादसा जो है इसमें तकरीबन 1 दर्जन की गाड़ियां टकराई है और 8 बसों में आग लगी है और 3 छोटी गाड़ियों में कुल 11 गाड़ियां जली हैं। यहाँ पे 4:30 बजे के करीब में ये हादसा हुआ है। पुलिस और प्रशासन को पहुँचने में वक्त लग गया है और तब तक ये धू धू करके ये पूरा इलाका जल रहा था। बाद में फायर टेंडर्स बुलाए गए और इस आग पे काबू पाया गया और अब कोशिश ये है कि किसी तरह से इस हाईवे को खोला जाए, जो खराब और जली हुई बसें हैं उसको यहाँ से साइड किया जाए। ये हादसा सुबह करीब 4 बजे के आसपास हुआ। बस में सवार यात्री गहरी नींद में थे, जोर से आवाज आई जिसके बाद चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसे में घायल लोगों ने क्या कुछ झेला, क्या बता रहे हैं, आप खुद सुने। हमीरपुर से आए, 37 सेक्टर जा रहे थे दिल्ली। क्या घटना हुई? ये बस अचानक भिड़ गई, वहां से आई और फिर पीछे ले टक्कर मार दिया, आगे टक्कर हो गया, बढ़ने लगी। हमारा बैग है सब सारा सब वहीं जल गया। कितनी गाड़ियों में आग लगी हुई है? 5-6 बस आगी लग गई और 4 पहिए है तो 4 पहिए स्टैंड हो गए। कितने लोगों की मौत होने की आशंका लगा? मौत हो गई होगी, कब जगह देखा तो नहीं है, आग लग रही थी, अब यहाँ दूर भगाए थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ जानकारी लगी? ना जानकारी, हम तो सो रहे थे, एकदम सो रहे थे। हम दिल्ली जा रहे थे, हम अपनी मशीनवा से बस पकड़े हैं, दिल्ली के लिए जा रहे थे। अब बस में ये बस टक्कर हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, अब बस में आग भी लग गई है। अब उसमें काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं, हमारी भी चोट लग गई है, हमारी भी कमर टूट चुकी है और काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं। कितनी गाड़ियों में आग लगी है? कहाँ कम से कम 3-4-5-6 गाड़ी में आग लगी हुई है।
कितनी गाड़ी टकराई हुई? कम से कम 7-8 गाड़ी टकराई हुई है। जिन बसेस में टक्कर हुई उनमें से एक रोडवेज की बस है, जबकि 6 स्लीपर बसेस हैं। ये सभी गाड़ियां दिल्ली की तरफ आ रही थी। एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 के पास ये हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 25 लोग घायल हैं। सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लग गई। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। और यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद भयंकर जाम लगा है। आगरा नोएडा जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद हो गई है। इससे यमुना एक्सप्रेस वे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें हजारों वाहन फंसे हुए हैं। एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद यह जाम लगा है। एहतियातन टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। यातायात को सुचारू करने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ वाहनों को रॉन्ग साइड से भी निकाला जा रहा था। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई है। जैसे ही पूरी तरह से रोड खाली कराई जाएगी तभी ये जाम भी मुक्त हो पाएगा। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर से आ रही है। उन्नाव में कोहरे के चलते दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सभी मृतक नमक व्यापारी बताए जा रहे हैं और ये गाजियाबाद के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक कार के टायर फटने के चलते यह हादसा हुआ। कोहरे के बीच अचानक कार का टायर फट गया। कार दूसरी गाड़ी से टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से जा टकराई। कार के परखच्चे उड़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गई कार। अगला हिस्सा देखिए, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और उत्तर भारत में सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक कोहरे की मोटी चादर छाई रही। यूपी के ज्यादातर जिले कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, प्रयागराज और बरेली में आज सुबह घना कोहरा छाया। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने और हवा का रुख पछुआ होने के कारण कोहरे की तीव्रता बढ़ी है। कोहरे के कारण कई ट्रेन देरी से चल रही है। 20 से ज्यादा ट्रेन कई घंटे देरी से है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर यूपी में देखने को मिल रहा है। यूपी में कोहरे के चलते रफ्तार भी थम गई है। और ये केवल कोहरा नहीं है, इसके साथ प्रदूषण की भी मार है। ये इसलिए आप स्मॉग कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी स्मॉग के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे दें। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में AQI इस वक्त 400 के पार है। एहतियातन 5वीं तक के स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं। सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में प्रदूषण का हिस्सा बहुत ही खतरनाक लेवल पर है। शहर में जहरीले धुएं की सफेद चादर है। विजिबिलिटी तो कम है ही, सांस लेने में दिक्कत है। दिल्ली को अपनी गिरफ्त में इस वक्त पूरे स्मॉग ने घेर रखा है। और दिल्ली में इस वक्त दोहरी मार भी पड़ी है। दिल्ली में अभी क्या हालात है, इसको लेकर भी ग्राउंड से एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में जो हवा है वो इतनी जहरीली हो गई है कि कुछ घंटों की सांस लेने से आप बीमार पड़ सकते हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिल्ली का औसतन तकरीबन 400 तक पहुंच गया है। पिछले 3 दिनों से कमोबेश दिल्ली की हवा का यही हाल है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको हवा में एक सफेद रंग की लेयर दिखाई देगी। दरअसल ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है। और कुछ लोग भी हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? एहसास। ये बताइए कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो ये बताइए कहाँ से आए हैं? हम ओडिशा से हैं। हाँ। और यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। मतलब हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है यहाँ पे आने के बाद, तो बहुत डिफरेंस पता चलता है। इस टाइम भी बहुत दिखाई नहीं दे रहा कुछ क्लियरली एंड ऑल। और स्मेल भी थोड़ा अजीब सा है हवा का है यहाँ पे। वही सुधार तो आना चाहिए। सुधार जी।
तो ये तमाम वो टूरिस्ट हैं जो दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आए हैं और इस वक्त आपको तस्वीरें भी हम दिखा दें कर्तव्य पथ की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगातार जो पॉल्यूशन है वो आपको हवा में देखने को मिल जाएगा। दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हर जगह तकरीबन 400 के करीब है, चाहे वो नॉर्थ दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली हो, वेस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 के पार पहुंच चुका है।